गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बिजनेस लॉ में रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने दो लीगल रेमेडीज के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, जिसमें फर्स्ट लीगल रेमेडीज है राइट टू सूट फॉर रिसाइसन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी अनुबंध को निरस्त करने के लिए वाद प्रस्तुत करने का अधिकार, और दूसरा है राइट टू सूट फॉर डैमेजेस, यानी क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए वाद प्रस्तुत करने का अधिकार। आज का जो लीगल रेमेडीज है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है क्लेम फॉर क्वांटम वेरिएट, यानी जितना धन एक व्यक्ति ने अपने पारिश्रमिक से, अपने कार्यों से अर्जित किया है, उतना धन प्राप्त करने का अधिकार, या फिर उचित पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार। ये जो क्वांटम वेरिएट है ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है कि एक एप्रोप्रिएट जो कंपनसेशन या रेम्यूनरेशन प्राप्त करने का अधिकार। अब देखते हैं ये किस प्रकार से कार्य करता है। देखिए, जहां पर पहले से रेम्यूनरेशन है वो डिसाइड नहीं किया गया है किसी कार्य के लिए, और एक पार्टी के द्वारा दूसरे पार्टी की रिक्वेस्ट पर कोई कार्य किया जाता है, तो वहां पर ये जो लीगल रेमेडीज है वो अवेलेबल होती है यदि एक पार्टी के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया जाता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं। एक व्यक्ति है जिसका नाम नवीन है, नवीन, और दूसरा है एक कंस्ट्रक्शन कंपनी जो लोगों के लिए घर का निर्माण का कार्य करती है। तो नवीन ने राज कंस्ट्रक्शन कंपनी से एक अनुबंध किया कि राज कंस्ट्रक्शन कंपनी 2 साल के अंदर नवीन के लिए 2 मंजिला जो घर है उसका निर्माण करके देगी, और इसके बदले नवीन उसे 10 लाख रुपए का भुगतान करेगा। अब यहाँ पर एक देखना है कि ये दोनों के मध्य कॉन्ट्रैक्ट है। नवीन घर बनाने के बदले राज कंस्ट्रक्शन कंपनी को 10 लाख रुपए पे करेगा, और राज कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो 2 साल के अंदर 2 मंजिला घर का निर्माण करके जो उसका पोजीशन है वो नवीन को सौंपेगी। अब इस अनुबंध के आधार पर राज कंस्ट्रक्शन कंपनी ने जो घर निर्माण का कार्य है, कंस्ट्रक्शन का कार्य, वो प्रारंभ कर दिया, और 1 साल तक कार्य चलता रहा। 1 साल के बाद नवीन ने घर बनाने से राज कंस्ट्रक्शन कंपनी को मना कर दिया। अब कार्य बीच में रोकना पड़ा राज कंस्ट्रक्शन कंपनी को, और अभी तक 1 मंजिला जो घर है उसका निर्माण हो चुका था। यहाँ पर राज कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो क्वांटम वेरिएट के आधार पर उचित पारिश्रमिक, एप्रोप्रिएट रेम्यूनरेशन की मांग कर सकती है, क्योंकि जो नवीन है उसने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया और जो राज कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसको कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने से मना कर दिया। तो ऐसे में जो राज कंस्ट्रक्शन कंपनी को जो एप्रोप्रिएट रेम्यूनरेशन पे किया जाएगा वो क्वांटम वेरिएट के आधार पर दिया जाएगा, क्योंकि जितना कार्य राज कंस्ट्रक्शन कंपनी ने किया है उस कार्य के लिए वह रेम्यूनरेशन प्राप्त करने के लिए अधिकारी है, एंटाइटल्ड है। ठीक है ना, ये उसका राइट है। तो इस प्रकार से ये क्वांटम वेरिएट है का जो एक प्रकार से जो लीगल रेमेडीज है वो कार्य करता है। क्वांटम वेरिएट का जो रेमेडी है वो इस प्रिंसिपल पर आधारित है कि किसी एक व्यक्ति के लॉस पर दूसरे व्यक्ति का अनुचित फायदा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पर हमने इस बात को समझा कि दोनों के मध्य ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था नवीन और राज कंस्ट्रक्शन कंपनी के मध्य कि 10 लाख रुपए में राज कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है नवीन के लिए घर का निर्माण करके देगी। परंतु देखिए, घर का निर्माण पूरा नहीं हुआ, इसके बावजूद भी जो राज कंस्ट्रक्शन कंपनी है अपने द्वारा किए गए कार्यों के लिए उचित पारिश्रमिक या रेम्यूनरेशन प्राप्त करने का अधिकार रखती है। तो इस प्रकार से ये क्वांटम वेरिएट का जो रेमेडी है वो कार्य करता है। अब हम समझते हैं कि जो क्वांटम वेरिएट का जो रेमेडी है वो कौन से कंडीशंस पे आधारित है।
दिस रेमेडी इज अवेलेबल अंडर एनी ऑफ द टू कंडीशंस। ध्यान रखना, दोनों में से कोई यदि एक कंडीशन भी पूरी हो जाती है तो एग्रीड पार्टी है या जिस पार्टी को लॉस हुआ है कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच करने की वजह से, वो क्वांटम वेरिएट के आधार पर एप्रोप्रिएट रेम्यूनरेशन प्राप्त कर सकती है। फर्स्ट कंडीशन क्या है? व्हेन ए कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज बाय ब्रीच ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस। जब किसी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्मेंस के दौरान पार्टी के द्वारा ब्रीच किया जाता है तो ऐसे में क्वांटम वेरिएट के आधार पर एप्रोप्रिएट रेम्यूनरेशन क्लेम किया जा सकता है। मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था कि जो नवीन है जिसके लिए राज कंस्ट्रक्शन कंपनी ने 2 मंजिला घर बनाने का प्रॉमिस किया था और ये प्रॉमिस है नवीन के कारण, नवीन ने घर बनाने से मना कर दिया, इसकी वजह से राज कंस्ट्रक्शन कंपनी को 1 साल के भीतर जो अपने परफॉर्मेंस को रोकना पड़ा, जो और उसकी वजह से जो राज कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो क्वांटम वेरिएट के आधार पर कंपनसेशन प्राप्त कर सकती है। यहाँ पर आप ये बात ध्यान रख सकते हैं कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस यदि कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया जाता है तो पीड़ित पक्षकार को जो लॉस होता है कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करने की वजह से, तो वो उसके लिए कंपनसेशन की मांग कर सकता है। लॉ में एक बात आपको हमेशा याद रखना है कि कोई भी आप यदि जो प्रोविजन है एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उसके साथ एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल आपके पास जरूर होना चाहिए, ठीक है ना। बिना एक प्रकार से जो एग्जाम्पल है वो बैकबोन है लॉ में, ठीक है ना। तो आप प्रत्येक जब प्रोविजन को समझाएं तो उसके साथ एक एग्जाम्पल जरूर याद रखें। दूसरा है when a party does something for another, when a party does something for another not intending to do gratuitously and the other party enjoys the benefit of the act। अब देखिए यहाँ पर एक बात आपको समझना है कि यदि कोई पार्टी है और उसने उसका जो इंटेंशन है वो कोई कार्य जो है फ्री ऑफ कॉस्ट करने का नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे में यदि उसने कोई कार्य किया है तो वह उसके लिए उचित पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार रखता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, आप कई बार जो बस स्टैंड पे या रेलवे स्टेशन पर किसी ऑटो टैक्सी को है आप रुकवाते हैं, है ना, और उसको कहते हैं कि वो आपको किसी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक छोड़े, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए जो टैक्सी चालक है उसका ये बिल्कुल इंटेंशन नहीं है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस प्रोवाइड करे। तो ऐसे में आपने यदि पहले से जो किराया है, फेयर है, टैक्सी फेयर वो पहले से फिक्स नहीं किया है, तब भी जो टैक्सी ऑपरेटर है वो क्वांटम वेरिएट के आधार पर एप्रोप्रिएट रेम्यूनरेशन या फेयर चार्ज कर सकता है, ठीक है ना। क्योंकि टैक्सी जो चालक है उसका इरादा बिल्कुल ये नहीं है कि वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस प्रोवाइड करे। तो 2 बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। एक, जब किसी कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस के दौरान, कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस के दौरान कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया जाता है तब एग्रीड पार्टी है वो क्वांटम वेरिएट के आधार पर एप्रोप्रिएट रेम्यूनरेशन का डिमांड कर सकती है। और सेकंड है कि यदि कोई कार्य फ्री ऑफ कॉस्ट करने के उद्देश्य से नहीं किया गया है, ठीक है ना, और जिसमें एक पार्टी के कार्य से दूसरे पार्टी को फायदा पहुंचा है, तो ऐसे में जो भी जिस पार्टी ने दूसरे पार्टी के लिए कार्य किया है वह क्वांटम वेरिएट के आधार पर एप्रोप्रिएट रेम्यूनरेशन प्राप्त कर सकती है। अब हम देखिए जो क्वांटम वेरिएट जो लीगल रेमेडीज है उससे रिलेटेड कुछ जो कंडीशंस है, रूल्स है, उनको समझेंगे। अब हम जो रेमेडी है क्वांटम वेरिएट उसके कंडीशंस को पढ़ेंगे कि कहाँ पर ये किस प्रकार से जो है अप्लाई की जाती है। सबसे पहले कंडीशन है
व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज टर्मिनेटेड बाय ब्रीच, ठीक है ना, जब किसी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया जाता है किसी पार्टी के द्वारा, तब जो भी एग्रीड पार्टी है या पीड़ित पक्षकार है वो क्वांटम मेरिट के आधार पर जो लीगल रेमेडी है या एप्रोप्रिएट कंपनसेशन है उसकी डिमांड कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर एक कंपनी है हर्ष पब्लिकेशन, और उसने प्रोफेसर रमन को एक बुक लिखने का जो है कॉन्ट्रैक्ट किया कि जो प्रोफेसर रमन है वो हर्ष पब्लिकेशन के लिए एक बुक लिखेंगे, और एक महीने के अंदर अभी क्या हुआ कि जो 15 दिन के बाद हर्ष पब्लिकेशन जो कंपनी है उसने प्रोफेसर रमन को बुक लिखने से मना कर दिया। प्रोफेसर जो उसने जो बुक लिखने का प्रॉमिस किया था उसने आधा बुक, हाफ बुक लिखकर कंप्लीट कर दिया। तो देखिए जितना बुक उसने लिखा है उस कार्य के लिए जो प्रोफेसर है वो प्रोफेसर रमन वो हर्ष पब्लिकेशन कंपनी से एप्रोप्रिएट रेम्यूनरेशन की मांग कर सकते हैं। ये वैसा ही एग्जाम्पल है जो मैंने आपको नवीन और जो कंस्ट्रक्शन कंपनी के राज कंस्ट्रक्शन कंपनी के मध्य दिया था, ठीक है ना। यदि राज कंस्ट्रक्शन कंपनी ने प्रॉमिस किया था नवीन के साथ कि वह नवीन के लिए एक घर बना के देगी, ठीक है, 2 साल के अंदर, और उसके बदले नवीन राज कंस्ट्रक्शन कंपनी को 10 लाख रुपए पे करेगा। अब 1 साल के से पहले जो नवीन ने राज कंस्ट्रक्शन कंपनी को घर निर्माण करने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी, और इसकी वजह से राज कंस्ट्रक्शन कंपनी को घर का निर्माण बीच में रोकना पड़ा। तो जितना काम राज कंस्ट्रक्शन कंपनी ने किया है वह उस कार्य के लिए उचित पारिश्रमिक या एप्रोप्रिएट रेम्यूनरेशन की मांग कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है व्हेन एन एग्रीमेंट डिस्कवर्ड टू बी वॉइड और कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, ठीक है ना। अब देखिए कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट है वो वॉइड हो जाए तो ऐसी परिस्थिति के अंदर जो भी एग्रीड पार्टी है या पीड़ित पक्षकार है जिसने कुछ कार्य किया था, कुछ परिश्रम किया था, तो उस कार्य के लिए वह उचित पारिश्रमिक की मांग कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि एक व्यक्ति है जिसका नाम रमेश है। रमेश को जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है डीएम, उसने अपने ऑफिस में एक पियोन के लिए अपॉइंट किया, ठीक है ना। अब 1 साल के बाद जो रमेश है उसका जो सर्विस है वो समाप्त कर दिया जाता है। यह गवर्नर के द्वारा, जो स्टेट का गवर्नर है राज्यपाल, उसके द्वारा समाप्त कर दिया जाता है, ये कहकर कि जो डीएम है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उसके पास ये पावर ही नहीं है कि वो अपने ऑफिस में पियोन को अपॉइंट कर सके। तो ऐसी परिस्थिति में जो पियोन है रमेश, जितना उसने कार्य किया है 1 साल तक, उसके लिए वह उचित पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार रखता है। नेक्स्ट है वेयर समथिंग डन और थिंग्स सप्लाइड नॉन ग्रेजुइटियसली। देखिए जहां पर कोई कार्य जो एक प्रकार से निःशुल्क करने का इरादा नहीं था, ठीक है ना, एक प्रकार से कोई वस्तु है वो फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई करने का इरादा नहीं था, वहां पर यदि ऐसा कार्य किया गया है तो उसके लिए उचित पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार है। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, जैसे ए और बी है ना, 2 व्यक्ति हैं। ए यहाँ पर जो ए है वो एक प्रकार का जो गैस एजेंसी है एलपीजी, वो डिस्ट्रीब्यूट करने का कार्य करता है। ए ने एक सिलेंडर है वो किसी सी ने बुक करवाया था, लेकिन भूल से उस गैस सिलेंडर को बी के घर पर डिलीवर कर दिया। बुक किसने करवाया था? सी ने, लेकिन डिलीवर किसके घर कर दिया? बी ने। ये किस वजह से हुआ? भूल की वजह से। अब वहां पर बी ने उस गैस सिलेंडर का यूज कर लिया, कंज्यूम कर ली उसमें जो भी एलपीजी या गैस थी। अब ए है वो उस सिलेंडर का जो पैसा है वो बी को देने के लिए लायबल है, बाउंड है, क्योंकि
ए ने जो भी कार्य किया था उसका उद्देश्य फ्री ऑफ कॉस्ट बी को सर्विस प्रोवाइड करना नहीं था, ये भूल से कर दिया गया, और बी ने उस सर्विस को यूज किया है, उस प्रोडक्ट को कंज्यूम किया है, इस वजह से बी जो है ए को जो गैस एजेंसी है उसे जो भी उस सिलेंडर का प्राइस है वो पे करने के लिए बाउंड है, और गैस एजेंसी या जिसको हम ए कह रहे हैं, ए उस सिलेंडर का प्राइस क्वांटम वेरिएट के आधार पर प्राप्त करने का अधिकार रखती है। नेक्स्ट है व्हेन समथिंग डन अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट बट कंसिडरेशन नॉट फिक्स्ड। देखिए, जब कोई कार्य किसी अनुबंध में या कॉन्ट्रैक्ट के अधीन किया जाता है बट कंसिडरेशन आपने पहले से फिक्स नहीं किया है, तो इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी जो पार्टी है वो ये जो क्वांटम वेरिएट के आधार पर उचित पारिश्रमिक या एप्रोप्रिएट रेम्युनरेशन प्राप्त करने का अधिकार रखती है। हमारे जो डेली रूटीन में हम अपने बहुत सारे ऐसे कार्य करते हैं जहां पर हम कंसिडरेशन फिक्स नहीं करते। एग्जाम्पल के तौर पर बहुत बार ऐसा होता है कि हमें जल्दबाजी में हम जो किसी टैक्सी को रुकवाते हैं और उसे कहते हैं कि आप हमें उस स्टैंड पर छोड़ दीजिए, तो हमने फेयर फिक्स नहीं किया। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो भी उचित पारिश्रमिक बनता है टैक्सी ऑपरेटर का वो आपसे चार्ज कर सकता है। यदि कोई डिस्प्यूट होता है तो ऐसे में कोर्ट जो एप्रोप्रिएट रेम्युनरेशन है वो डिसाइड कर सकता है। ऐसा ही एग्जाम्पल है, आप रेलवे स्टेशन पर जो कुली है उसे सामान उठाने के लिए कहते हैं, आपने रेम्युनरेशन फिक्स नहीं किया, कंसिडरेशन अभी डिसाइड नहीं किया, और जो आपका कार्य है जो सामान को एक जगह से दूसरे जगह रखने का वो कुली के द्वारा पूरा कर दिया जाता है। अब यहाँ पर जो कुली है वो अपना उचित पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार रखता है, और डिस्प्यूट होता है तो फिर कोर्ट है उस केस में जो एप्रोप्रिएट रेम्युनरेशन है वो डिसाइड करता है। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर, व्हेन पार्ट परफॉर्मेंस इज एक्सेप्टेड इन केस ऑफ डिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, जहां पर देखिए कुछ कई कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जिसकी परफॉर्मेंस को आप डिवाइड कर सकते हैं पार्ट्स में, ठीक है ना, और इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट में यदि पार्ट परफॉर्मेंस को पार्टी ने एक्सेप्ट कर लिया तो वो उस परफॉर्मेंस के लिए जो है एक प्रकार से कंसिडरेशन या एप्रोप्रिएट रेम्युनरेशन पे करने के लिए लायबल हो गए। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर ए और बी दो व्यापारी हैं। ए ने बी को प्रॉमिस किया कि ए बी को 500 क्विंटल जो गेहूं है उसकी डिलीवरी करेगा, ठीक है ना। अब क्या किया कि ए ने जो 300 क्विंटल गेहूं है वो बी को डिलीवर कर दिया, परंतु उसके बाद ए ने जो बाकी बचा हुआ गेहूं है, टोटल कितना डिलीवरी का बात हुआ था 500 क्विंटल, अभी 300 क्विंटल गेहूं है वो ए ने डिलीवर कर दिया, अभी रिमेनिंग पार्ट कितना है 200 क्विंटल। तो ये जो 200 क्विंटल जो गेहूं है उसको डिलीवर करने से ए ने मना कर दिया। तो जो डिलीवर किया है ए ने पहले 300 क्विंटल, उस जो प्रोडक्ट के लिए, उस पार्ट के लिए वह एप्रोप्रिएट रेम्युनरेशन प्राप्त करने का अधिकार रखता है, क्योंकि हम उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। अब देखिए, जिस कॉन्ट्रैक्ट को हम पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, उसकी परफॉर्मेंस को हम पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, तो इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो पार्टी है वो एप्रोप्रिएट रेम्युनरेशन की मांग नहीं कर सकती। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, एक जो शिप का ऑनर है और उसने किसी एक व्यापारी के साथ ये जो कॉन्ट्रैक्ट किया कि वह जो शिप का ऑनर है कि वह व्यापारी का जो सामान है, जो कार्गो है, गुड्स है, वो एक डेस्टिनेशन तक दूसरे डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का कार्य करेगा। अब क्या हुआ कि जहाज है वो एक प्रकार से जो बीच रास्ते में जो समुद्र है उसमें खराब हो गया, तो उसका जो सामान है वो एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचाया जा सका। तो ऐसी परिस्थिति में जो शिप का ओनर है वो किसी भी प्रकार से जो शिप का जो भाड़ा है,
जो किराया है फिर उसकी मांग नहीं कर सकता है, क्योंकि ये उसने पूरा नहीं किया है। आप यहाँ पर सिर्फ ओनर किस गए, एक सेलर को ले सकते हैं, ठीक है ना, जो किसी नाव के द्वारा एक जो डेस्टिनेशन तक से दूसरे डेस्टिनेशन तक जो सामान है वो पहुंचाने के लिए अनुबंध करता है, और रास्ते में उस सेलर की मृत्यु हो जाती है, तब सेलर के उत्तराधिकारी जो कंपनसेशन है या जो एप्रोप्रिएट रेम्यूनरेशन है उसकी डिमांड नहीं कर सकते, क्योंकि जो परफॉर्मेंस है कि जो भी सामान है एक डेस्टिनेशन तक से दूसरी डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है नाव के जरिए, तो ये इस परफॉर्मेंस को हम डिवाइड नहीं कर सकते पार्ट में, ठीक है ना, कि ये यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि यदि ये परफॉर्मेंस पूरी हो जाती है तब उस केस में जो उनको जो भी लमसम रेम्यूनरेशन डिसाइड किया है वो उनको दिया जाएगा। लेकिन बीच रास्ते में यदि ये जो सेलर है वह व्यापारी के सामान को नहीं पहुंचा पाता है या पहुंचाने से मना कर देता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तब उसके द्वारा कंप्लीट किए गए वॉयज या जो समुद्री यात्रा है उसके लिए वह एप्रोप्रिएट रेम्यूनरेशन की डिमांड नहीं कर सकता है, ठीक है ना। यहाँ पर दो ही बातें ध्यान रखना है, जिस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस को हम पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं उसके अंदर जो कार्य पूरा कर दिया है किसी पार्टी ने उस कार्य के लिए वह उचित पारिश्रमिक की मांग कर सकता है, और जिस कॉन्ट्रैक्ट में हम परफॉर्मेंस को पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते तो इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट में पार्ट्स में किए गए कार्यों के लिए जो एप्रोप्रिएट रेम्यूनरेशन की मांग नहीं की जा सकती। अब एक और मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक महिला है जिसका नाम ऐश्वर्या है, और ऐश्वर्या ने अपना जो तस्वीर है वो बनाने के लिए रमेश से अनुबंध किया कि रमेश ऐश्वर्या का तस्वीर बना के देगा, ठीक है ना। अब क्या हुआ, जो तस्वीर बना रहा था उस आधा तस्वीर कंप्लीट हो गया, परंतु उसके बाद जो रमेश है उसका जो मृत्यु हो गया, डेथ हो गई। इस प्रकार की परिस्थिति में जो रमेश के जो भी डिपेंडेंट है या जो उत्तराधिकारी हैं वो किसी प्रकार के जो एप्रोप्रिएट रेम्यूनरेशन की मांग नहीं कर सकते, क्योंकि जो तस्वीर यदि आधी बनी है तो वो किसी काम की नहीं, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्ट तभी पूरा होगा क्योंकि एक प्रकार से ये परफॉर्मेंस डिविजिबल नहीं है, इसको हम पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है ना। तस्वीर पूरी बन जाती है, उसके बाद जो भी रेम्यूनरेशन है डिसाइड किया उसकी मांग की जा सकती है। नेक्स्ट है when the performance is poor। देखिए, जब किसी कॉन्ट्रैक्ट में किसी कार्य को करने के लिए सही तरीके से करने के लिए दोनों पक्षकारों ने डिसाइड किया है कि जब कार्य पूरा हो जाएगा तो लमसम पेमेंट किया जाएगा, परंतु यदि एक पार्टी ने जो कार्य है जो प्रॉमिसर है उसने सही ढंग से कार्य नहीं किया और इसकी वजह से जो भी पार्टी है उसको नुकसान हुआ संबंधित पक्षकार को, और उसने कुछ एक्स्ट्रा जो खर्च करके उस कार्य को ठीक करवाया है, तो इस प्रकार से जितना एक्स्ट्रा खर्च किया है संबंधित पक्षकार ने वह उस राशि की उस लमसम अमाउंट में कटौती कर सकता है। एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर देखिए रमेश एक पेंटर है और उसने एक विनोद है, विनोद उसके घर को पेंट करने का 1 लाख रुपए में जो कॉन्ट्रैक्ट किया। अब रमेश ने पूरे घर को अच्छे तरीके से जो उन्होंने पहले से डिजाइन बताया था उसी कलर में उसी डिजाइन से पेंट करना था, परंतु वो कार्य है रमेश ने ठीक तरीके से नहीं किया, और यहाँ पर क्या है, ये दोनों के मध्य 1 लाख रुपए में इस कार्य को करने के लिए जो है एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट किया गया। रमेश ने अपना कार्य ठीक तरीके से नहीं किया, उस कार्य को ठीक तरीके से करवाने के लिए जो यहाँ पर विनोद है उसने 10,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च किए, ठीक है ना। रमेश और विनोद के मध्य कॉन्ट्रैक्ट कितना हुआ था, 1 लाख रुपए का। अब रमेश ने ठीक कार्य नहीं किया इसलिए विनोद को 10,000 रुपये और एक्स्ट्रा खर्च करने पड़े उस कार्य को ठीक तरीके से करवाने के लिए। तो विनोद क्या कर सकता है,
1 लाख रुपए जो रमेश को दिए जाने हैं उसमें से 10,000 रुपए की कटौती कर सकता है। तो इस प्रकार से जो रमेश है उसको केवल 90,000 रुपए ही प्राप्त करने का अधिकार है। तो इस प्रकार से ये हमने आज जो क्वांटम मेरिट, क्लेम फॉर क्वांटम मेरिट यानी उचित पारिश्रमिक की मांग करने का अधिकार, जो थर्ड लीगल रेमेडीज है उसके बारे में पढ़ा है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो दो हमारी लीगल रेमेडीज अभी बच गई है, जिसमें एक है क्लेम फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और क्लेम फॉर इंजेक्शन, ठीक है, इनके बारे में आगे वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।